हेलो गाइस, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज था और उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। उसके बाद हमारे पास हमको प्रॉपर्टीज में देखो क्वांटाइजेशन लिखा था, हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। और वाइलाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन भी हमने देखा था, जहां पे क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, बेसिकली दो चार्जेस जो है उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने का काम करता है। तो सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि दो पॉइंट चार्ज है, एक तो पॉइंट चार्ज Q1 मान लिया, इधर एक पॉइंट चार्ज क्या बोल दिया, Q2 बोल दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि Q1 क्या करेगा, Q2 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यही हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कूलम्ब के लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो क्या होता है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे Q1 Q2 चार्ज है तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच के स्क्वायर के इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि ऐसे बोल सकते हैं, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फिर क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। और ये कौन सा, ये F क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस स्मॉल r। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K, कांस्टेंट लेता हूं मैं, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारे पास, R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे K क्या होता है, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज देखो, इस K की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू की अगर बात करूं तो क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर को बोलते हैं क्या अपन, एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में है ना, कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट माना है, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, जो कि 9 × 10⁹ के इक्वल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बिल्कुल उसके तरह है, इसकी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स कर देते ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा और, अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई K हो जाएगा। भाई एप्सिलॉन नॉट इधर चल जाएगा और K कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से इसका डायमेंशन और यूनिट देखो, यूनिट तो मैंने बता दी है, ये रही कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसकी, एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कूलम्ब स्क्वायर है तो कूलम्ब मतलब चार्ज, तो चार्ज का कूलम्ब स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन न्यूटन का डायमेंशन अपॉन मीटर स्क्वायर का डायमेंशन। तो देखो कूलम्ब का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, K1T1, और इसका क्या करना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखो C स्क्वायर हो जाएगा, तो C क्या है, कूलम्ब, तो चार्ज का डायमेंशन होता है A1T1, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो A1T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर न्यूटन क्या है, न्यूटन का M1 L1 T-2, ये हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन होती है। और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा A2 T2, और ये हो जाएगा M1 L3 T-2, ठीक है। तो फिर ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अब ये M-1 ऊपर चल जाएगा, फिर ये हो जाएगा L-3, फिर ये T-2 और ऊपर T2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा T⁻⁻4 और A⁻²। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जो है डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये वाला टॉपिक जो है 2020 में, अभी जो पिछले साल पेपर हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, 1 नंबर में आया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ऑफ अ मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं अपन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो दो तरह के फोर्स होता है, अपन फोर्स देखा, एक तो होता है मीडियम, देखो इसको शो करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर जो है दो फोर्स का रेशियो होता है, और दो फोर्स कौन कौन से होते हैं भाई, पहला फोर्स तो कहाँ पे, एयर में, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, ठीक है। और एफ मीडियम, अब क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है कि ऐसे अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। चलो मैं लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of electric force between charges in air and medium। तो फिर क्या हो जाता है, देखो एफ एयर अपॉन एफ एम। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। जिस मीडियम की बात करेंगे अपन, जिस मीडियम के फोर्स की बात करेंगे, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला एक और निकल के आता है। अच्छा मेरे को बात होता है, एफ एयर जो होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एफ मीडियम जिसको मैं एफ एम से बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो उसका आएगा के की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पहले मीडियम की जहाँ पे क्या था, एयर था, एयर के लिए मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट आता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब मीडियम के लिए के की वैल्यू फिर अलग हो जाएगी। अब यहाँ बता देता हूँ मैं तुम्हारे सामने, एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यूज जो है ये मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये पूरा पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, ये पूरा पार्ट तो हमारे पास कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, है ना, कैसे, 4 पाई एप्सिलॉन एम अपॉन 1, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ये वाला, और ये वाला तो है ही हमारे पास फॉर्मूला बेसिक, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू जो है क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्या हो गई है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, अगर हमको एप्सिलॉन आर पता है तो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही होती है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अदर मीडियम्स, देखो वैक्यूम, देखो वैक्यूम के लिए क्या होता है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड जो एयर है हमारे पास, एयर है ना, उसकी लगभग 1 होती है, मतलब 1.003 ऐसे। थर्ड जो है हमारे पास वाटर होता है, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो या तो 80 होती है 81 होती है, दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है। फोर्थ जो है कंडक्टर या फिर मेटल की बात करता हूँ, ऐसा करो मेटल की बात करते, तो मेटल ही तो मीडियम होता है, मेटल की बात करते तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। मेटल के लिए कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट होती है। अब थोड़ा इसको देखो, इनफाइनाइट वाली को ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो अगर मैं दो चार्जेस हैं ऐसे देखो, तो दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में अपन ने कोई मेटल रख दिया, मान लो ऐसा करो कॉपर रख दिया, कॉपर Cu कॉपर रख दिया, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम, एफ एयर, भाई एफ एयर तो अपन निकाल लेंगे। अब एफ एम जब निकालना पड़ेगा तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एक और ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला भी आ गया कि अगर हमको एयर में फोर्स पता है तो हम एप्सिलॉन आर से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीडियम का फोर्स आ जाएगा। मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी रखते हैं मेटल के लिए, और मेटल कितनी रखते हैं, इन्फाइनाइट। तो एफ एम अपॉन एफ एयर अपॉन इन्फाइनाइट। अब 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0। 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0। ये हमको याद रखना है। तो इसका मतलब फोर्स जो है कितना, 0 फोर्स इनके पास रहेगा। ठीक है, कितना क्लियर है सबको। ठीक है, अब ये 2-3 फॉर्मूले है, ये वाला एप्सिलॉन आर कर दिया जाता है अपॉन एफ, दूसरा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन, और चौथा हमारा एफ एम इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन। एक और चीज याद रखनी है कि अगर मेटल के लिए है तो मेटल के लिए मीडियम में फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। अपन ने पढ़ लिया, उसका अपन ने मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, कितना होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे उसका वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो वेक्टर फॉर्म में किससे बात करते हो, देखो मान लो कि ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये दो, ए पॉइंट ये ना, ये वाला, और बी पॉइंट ये ना। ए पॉइंट पे Q1 चार्ज है, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज है। अच्छा एक और चीज, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ये जो है कितना है, R2 वेक्टर। अच्छा देखना एक चीज, ये वाली जो डायरेक्शन होगी क्या वो R21 वेक्टर होगी, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो R12 वेक्टर होगी। ये हमको याद रखना है ना। और ये कहां से आता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे, देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो। जैसे ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो अपन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो इधर तो सेम ऐसे जा रहे हैं दोनों वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसके क्या करें, इसके तो टेल से मिले और इसके हेड से मिले। तो ये क्या बता दिया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिक। अब देखो इसको लगाओ यहाँ पे, तो पहले ये देखो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो देखो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, देखो ये R1 वेक्टर, ये R21 तो ये ना। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। R21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इतना क्लियर है सबको, देखो इक्वेशन हम बोल दो। अच्छा सिमिलरली, अच्छा देखो R12 वेक्टर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये कुछ नहीं करना है, तो मैं थोड़ा इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। अगर R21 की वैल्यू निकालनी है तो जो आगे है उसको आगे, जो पीछे है उसको माइनस लगा दिया पीछे। तो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। यहाँ पे R12 है तो R1 माइनस R2। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2। मुझे एक चीज बताओ, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भाई, ये डिस्टेंस सेम है ना, ये भी डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R12 के इज इक्वल्स टू माइनस R21 के क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो इसको बोल देता हूँ मैं, और इसको बोल देता हूं मैं फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। किस पे लग रही है फोर्स, Q2 पे। Q2 मतलब ये रहा, और किसकी वजह से Q1 की। तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करने का काम करेगा। रिपेल करेगा मतलब इधर ऐसे, ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास F21 वेक्टर की डायरेक्शन। देखो R21 और F21 सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो देखो F21 वेक्टर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन, अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर का मोड और उसका स्क्वायर। और यहाँ डायरेक्शन के लिए क्या लिख दूंगा मैं, क्या, तो R21 क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा देखो, F21 वेक्टर ऐसे, चलो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन इसको बोल देता हूँ मैं 5। क्लियर, अच्छा थोड़ा ध्यान दो, फोर्स ऑन, अब की बार Q1 पे निकाल रहे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। किसके ऊपर फोर्स है, Q1 के। तो Q1 के ऊपर फोर्स है, किसकी वजह से Q2, तो इधर निकल करेगा।
ये हो गया F12 वेक्टर, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R12 कैप। ठीक है, R12 कैप हमारे पास चीजें हो जाएगी। अब देखो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे ये है कि मैं देखो किसको क्या लिख सकता हूँ, F12 वेक्टर इक्वल टू, देखो ऐसा थोड़ा डिटेल फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अच्छा थर्ड इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, R12 वेक्टर का मोड और इसका मोड दोनों बराबर, तो यहाँ मैं R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा R12 कैप की जगह में माइनस का R21 कैप लिख सकता हूँ, कोई इशू है नहीं है। और देखो जी F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या बचा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R21 कैप। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको देखो ध्यान से, क्या क्या है हमारे पास, इक्वेशन 5 नहीं है, इक्वेशन 5 मतलब F21 वेक्टर हो गया ना, ये ध्यान से देखो उसको थोड़ा सा, F21 हो गया ना, F21 ये R21 K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड और R21 के, तो R21 के आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें, देखो वेक्टर फॉर्म तो हमने यही फिनिश कर लेंगे, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वेक्टर फॉर्म हो गए हमारे पास। लेकिन यहाँ से ये पता लग रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर। देखो इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, F21 इक्वल टू F12। और डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन साफ साफ पता लग रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऐसा मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, मतलब दोनों के ऊपर फोर्स का लग रहा है, सेम लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हमने क्या देखा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने देख लिया। ठीक है, एक जो चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि देखो कूलॉम्स, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये दोनों चार्जेस के जो डिस्टेंस है ना, उसकी लाइन के अलोंग वर्क करती है। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स इधर है, इधर फोर्स नहीं होगा, इधर भी फोर्स नहीं होगा, फोर्स जो होगा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, चाहे वो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, है ना। फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया मैंने अभी डिराइव किया, उसकी लिमिटेशन भी देखते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ किसके लिए लगता है, स्टैटिक चार्जेस के लिए लगता है। स्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, द चार्ज विच आर एट रेस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले ही बोल दिया था मैंने। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे है ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। सेकंड है हमारे पास डज नॉट अप्लाई इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता, ऐसा समझने लगा एक तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, जैसे न्यूक्लियस है तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन एक दूसरे को कूलॉम रिपल्शन शो करेंगे, नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। कौन सा लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता है, इसका मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे ये नहीं लगेगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ही ये लगेगा, मतलब उससे ज्यादा डिस्टेंस में न्यूक्लियस के बाहर लग जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं अपन
ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अभी तक जो चार्ज बनाए उन्होंने ऐसे बनाए पॉइंट चार्ज, जैसे Q1 ऐसे Q2 है ना, ऐसे थोड़ी ना बहुत बड़े बड़े चार्ज बना दी कि ये कोई स्फीयर है हमारे पास और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, छोटे से पॉइंट छोटे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे रोड बना दिए उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। कूलम्ब्स लॉ इन तीनों चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रिवाइज कर लो, स्टैटिक चार्ज के लिए लगेगा, कभी भी चार्ज जैसे मोशन में आएगा तो फिर लगना बंद हो जाएगा। जैसे मैं चार्ज हूँ तो ये मान लो जैसे ये चार्ज है हमारे पास, ठीक है, अब ये खड़ा है तो इसका ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ, लेकिन अगर ये मूव करने लग गया तो फिर आप इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। दूसरा है कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता, उन्होंने बता दिया। तीसरा है पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगेगा, ऐसे नहीं बस स्फीयर के पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो उस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर अगली वीडियो में जो है मैं क्लियर कर दूंगा।